नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो जो आज का हमारा पेपर रहेगा वो फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। उससे पहले आप सबके पेपर कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ये भी बता सकते हैं। कितना यूज़फुल है आपके लिए ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन, जिसमें 1.1 है डेफिनेशन एंड स्पीच एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शन ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 1.1 जो आपका है डेफिनेशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शन ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले अगर हम स्पीच का मतलब देखें तो स्पीच का मतलब क्या होता है? वाणी। वाणी मतलब वो ध्वनि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो। ठीक है, तो वाणी की परिभाषा देख लेते हैं। वाणी भाषा को व्यक्त करने का क्या है? एक माध्यम है। किसको व्यक्त करने का? भाषा को। ठीक है, जिसमें सांकेतिक रूप से उत्पन्न किया जाता है, जिसको सांकेतिक रूप से उत्पन्न किया जाता है। सांकेतिक और ध्वनिक दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सांकेतिक नहीं हो सकता। वाणी को संप्रेषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वाणी जो है वो किसके लिए यूजफुल होती है? यूज में लाई जाती है संप्रेषण के लिए। वाणी ध्वनियों, संकेतों और विचारों को व्यक्त करने तथा भावनाओं को समझने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लियर है? अब हमने यहाँ पर देख लिया कि वाणी क्या है? भाषा को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये ध्वनिक और सांकेतिक दोनों होती है। ठीक है, वाणी को संप्रेषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, वाणी में ध्वनि होती है, संकेत होते हैं जिससे विचारों को व्यक्त करने और भावनाओं को समझने के लिए यूज में लाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शन ऑफ स्पीच। इसमें से हमने डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच। तो सही उच्चारण, अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पर्पस, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए जो भी हम व्यक्त कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, सहमति, अगर सामने वाला जो रिसीवर है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है आपकी बात को, सहमत नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। स्पीच जो आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, एनिमेशन होना चाहिए, मतलब सुंदर दिखना चाहिए। आराम से बोलना, मतलब ज़्यादा तेज़ हाइपर होके बोलते हैं तो भी दिक्कत आती है। डर नहीं होना चाहिए बोलने में। और उसके अलावा सीमेंटिक लिंग्विस्टिक साउंडनेस, मतलब जो भी ध्वनि हो वो क्या हो? सीमेंटिक हो, यानी कि अर्थपूर्ण हो और भाषाई होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्पीच देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ स्पीच का मतलब है वाणी के कार्य। तो इसमें ध्यान को आकर्षित करना। सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करो, अगर कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा तो वो स्पीच का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान को आकर्षित करना, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, बोली के द्वारा नियंत्रण करना और मनोरंजन के लिए भी स्पीच होती है। ठीक है, तो ये सारे कार्य हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्पीच। तो पैरामीटर में सबसे पहले ध्वनि की है, मतलब यानी कि साउंड। तो इसमें सबसे पहले पिच है। पिच का मतलब आपको पता है ना? पिच का मतलब क्या होता है? जो भी ध्वनि होती है उसका जो तीखापन होता है उसको दर्शाता है। तीव्रता क्या होता है? जो तीव्रता जोर को दर्शाता है, कितने स्ट्रेस से, मतलब जो वायु में कंपन होता है या फिर जिस तरीके से साउंड निकलती है वो कितने प्रेशर के साथ निकलती है। जो वेवलेंथ हमारे बनते हैं वो कितने प्रेशर के साथ बनते हैं। ठीक है, ये वेव। तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अवधि, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होती है? जो ध्वनि की लंबाई या समय को दर्शाता है। ठीक है, स्वर और गुणवत्ता, समृद्धि और मधुरता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर ऑफ स्पीच हैं। नेक्स्ट है लय, उत्पादन। तो इसमें है आपका सबसे पहले लय है, जो भाषण में शब्दों और वाक्यांशों की गति और ताल को दर्शाता है। जोर है, स्ट्रेस है, जो शब्दों या वाक्यांशों पर अधिक ध्यान देने को दर्शाता है। स्वर है, जो भाषण, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए पिच, तीव्रता और अवधि में बदलाव को दर्शाता है। किसमें? पिच, तीव्रता और जो ड्यूरेशन में बदलाव होता है उसको स्वर दर्शाता है। ठीक है, विराम का मतलब क्या है? ये भाषण में विचारों और वाक्यों के बीच विराम या रुकावट को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना। अगर जहाँ पर विराम चिन्ह है, ठीक है, इस तरीके का पूर्ण विराम या फिर ये फुल स्टॉप है तो वहाँ पर रुकना ही है। ठीक है,
तो विराम जो होता है वो क्या करता है, हमें वाक्यों के बीच में कहाँ पे रुकना है ये चीज़ दर्शाता है। क्लियर है। अब इसमें भाषाई है। भाषाई में शब्दावली होती है, आपका व्याकरण होता है, वाक्य रचना होती है, अर्थ होता है। शब्दावली का मतलब जो भी हम शब्दों को उपयोग करते हैं बोलने के लिए, ठीक है, उनकी विविधता को दर्शाता है। व्याकरण जो होता है वो क्या होता है, नियमों का एक समूह होता है, ठीक है। व्याकरण क्या होता है, नियमों का एक समूह होता है। और वाक्य रचना क्या होता है, शब्दों के क्रम को दर्शाता है। अर्थ क्या होता है, जो भी संदेश और विचार हम दो लोगों को बताते हैं उसके अर्थ को दर्शाता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभाषाई है यानी कि गैर भाषाई, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, चेहरे का हाव भाव आता है, शारीरिक भाषा आता है, परिधान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आप सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल भी बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पीच प्रोडक्शन एंड यहाँ पर है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन 1.3, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी, फोनेटरी, आर्टिकुलेटरी, रिजोनेटरी एंड रेगुलेटरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है, श्वसन प्रणाली, ठीक है। फोनेटरी का मतलब क्या है, ध्वन्यात्मक प्रणाली। रेजोनेटरी का मतलब क्या है, गुंजेमान प्रणाली। आर्टिकुलेटरी का मतलब क्या है, आर्टिकुलेटरी उच्चारण प्रणाली, ठीक है। और रेगुलेटरी का मतलब क्या है, नियामक प्रणाली। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं स्पीच का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो इसको अगर हम डिफाइन करें तो जो भाषा उत्पादन से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि स्पीच प्रोडक्शन क्या होता है। स्पीच प्रोडक्शन का मतलब जो जहाँ से वाणी उत्पन्न होती है, ठीक है। स्पीच प्रोडक्शन स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो वो स्थान जहाँ से भाषा उत्पन्न होती है या फिर स्पीच उत्पन्न होती है, ठीक है। भाषा उत्पादन या स्पीच उत्पादन से तात्पर्य है कि मन में कोई विचार भाव उत्पन्न होने के बाद जो ध्वनि प्रतीक और प्रतीकों में ढालने और अभिव्यक्ति करने की जो प्रक्रिया है, इस कारण सामान्यतः इसे वाक्य उत्पादन या स्पीच प्रोडक्शन कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो अगर हम सुप्रालैरिंगेटियल सिस्टम देखेंगे तो उसमें नेजल कैविटी आएगी आपकी, ठीक है। ओरल कैविटी, इसमें नेजल कैविटी आ जाती है, यहाँ पे होती है ओरल कैविटी और फेरिंग्स होता है, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर लैरिंग सिस्टम में देखेंगे तो वोकल फोल्ड, जिसको स्पीच बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंग्स आता है, ठीक है। ट्रैकिया, फिर इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या आता है, ट्रैकिया आता है, इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं और लंग्स आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो इसलिए आप वो देख के बना लेना। अब 1.3 में ही है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो भी श्वसन प्रक्रिया होती है नाक से लेकर फेफड़े तक, मतलब इसमें वो प्रक्रिया होती है जो वायु को अंदर खींचती है व बाहर निकालती है, ठीक है। तो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन सी 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है इसमें अंतःशोषण, मतलब इनहेल, और निःशोषण एक्सहेल बोलते हैं, ठीक है। तो अंतःशोषण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में O2 गैस को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। ये नाक या मतलब वायु नाक या मुंह के द्वारा अंदर खींची जाती है, तथा श्वसन तंत्र जो होता है उसकी जो नलिकाएं होती हैं और फेफड़ों तक जाती हैं, ठीक है। निःशोषण जो होता है उसमें क्या होता है, इसके द्वारा वायु नाक और मुंह से बाहर आती है। वाणी उत्पादन के लिए सांस लेना, अनिच्छा से सांस लेना स्वैच्छिक नियंत्रण में चला जाता है। जब हम सांस खींचते हैं ना तो उस समय अधिक वायु लेते हैं ताकि हम तेजी से बोल सकें और लंबे वाक्य बोल सकें। जितनी तेजी से और जितनी देर तक आप सांस खींचते हो उतनी देर तक आप बोल सकते हो, ठीक है। किंतु निःश्वसन धीमी हो जाती है, ठीक है। बोलते समय मुंह से बाहर आते निःश्वसन की लंबाई कही गई बात की लंबाई के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, अंतःश्वसन में O2 गैस को ग्रहण करते हैं और इसमें क्या होता है, CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसको जो अंग इसमें होते हैं, मुख्य अंग स्वर और तंतु होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो मांसपेशियाँ होती हैं
स्वर तंतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो ध्वनि के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है वो यही प्रदान करता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। फेफड़ों को आई हुई वायु तेज दबाव के कारण स्वर तंतु के बीच घर्षण एवं संघर्ष होता है, जिसमें हवा में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जो आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम है यानी कि उच्चारक अंग से हम लेंगे। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या है, उच्चारक अंग या उच्चारण व्यवस्था बोलेंगे। तो इस व्यवस्था में जो फेरिंग्स होती है उससे जो स्पीच प्रोडक्शन होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तथा उसकी जो भी अंग होते हैं स्थान और विधि के आधार पर विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार के जो आर्टिकुलेटर होते हैं या उच्चारक अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एक्टिव आर्टिकुलेटर और दूसरा पैसिव आर्टिकुलेटर। ठीक है, एक्टिव आर्टिकुलेटर की अगर हम बात करें तो जो सक्रिय रूप से काम करता है, यानी कि जिसमें मूवमेंट होती है, ऐसे उच्चारक अंग जिसमें मूवमेंट या गति होती है। ठीक है, जैसे जीभ होती है, नीचे के होंठ होते हैं, नीचे का जबड़ा होता है, नरम तालु होता है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दूसरा है निष्क्रिय उच्चारक अंग। तो निष्क्रिय उच्चारक अंग क्या होता है, ये मौखिक कैविटी के अंतर्गत स्थित रहता है। ये निष्क्रिय का मतलब, पैसिव का मतलब जो गति नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे हार्ड पैलेट यानी कि कठोर तालु, अपर लिप्स होती है, अपर टीथ होती है यानी कि ऊपरी होठ, ऊपरी दांत, ये सारी चीज़ें पैसिव आर्टिकुलेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिजोनेटरी सिस्टम। अब रिजोनेटरी सिस्टम में क्या आता है आपका, ओरल कैविटी, नीजल कैविटी और फेरिंग्स आता है। ठीक है, ओरल कैविटी क्या होता है, माउथ स्ट्रक्चर ओरल कैविटी, जहाँ से फेफड़ों की जड़ जो होती है वो ख़त्म होती है और इसे हार्ड पैलेट या छत का कार्य करती है। ठीक है, तो ओरल कैविटी जो होती है, जहाँ से ओरल, हम अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ओरल जो साउंड होते हैं, ठीक है, वो उत्पन्न होते हैं। नेजल कैविटी ये नाक का मार्ग होता है, इसमें जो अनुनासिक वाले साउंड होते हैं वो इससे निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इसमें ब्रेन और स्पाइरल कॉर्ड होता है। ठीक है, अब इसमें ब्रेन जो होता है, ये इसे नर्वस सेल्स भी कहते हैं। इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क के अंदर जो भी सेंसेशन होते हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इसके दो भाग होते हैं, पहला लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जिसे लैड भी बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, और जो राइट हेमिस्फीयर होते हैं उसको चार भागों में बांटा गया है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पार्शियल लोब और ऑक्यूपेटल लोब। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्पीच एंड ओवरलेड फंक्शन। ठीक है, स्पीच और ओवरलेड फंक्शन का मतलब क्या है, स्पीच के जो ओवरलेड फंक्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अतिरिक्त कार्य का अर्थ है किसी अंग या तंत्र का प्राथमिक कार्य कुछ होता है लेकिन उसका उपयोग किसी अन्य कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे स्वर यंत्र, लैरिंग्स जो होता है, श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन भाषण में ये स्वर पिच को उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। ठीक है, टंग की बात करें तो स्वाद को निगलने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन भाषण में ये व्यंजन और स्वर बनाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विकासवाद। इसमें है विकासवादी अनुकूलन। समय के साथ साथ मानव मुख गुहा ने भाषण के लिए मौजूद संरचनाओं को अनुकूलित किया है, उनके मूल कार्यों को त्याग किए बिना। ठीक है, दक्षता इसमें होती है, यह अतिरिक्त दृष्टिकोण कुशल, इसके लिए केवल संचार के लिए पूरी तरह से अलग अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, जो जैसे आपके जो स्पीच के फंक्शन हैं। ठीक है, अगर हम इस पे नहीं जाएं
तो सबसे सिंपल सा वो है जो आपके आर्टिकुलेटर है ना, जैसे फेफड़ा है, फेफड़े का काम क्या होता है, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर करना, ठीक है। ये फेफड़े का प्राइमरी वर्क होता है। लेकिन सेकेंडरी हम देखें तो जो वाणी के लिए ऊर्जा प्रदान करना, मतलब जो भी एनर्जी मिलती है स्पीच को, वो किससे मिलती है, फेफड़े से मिलती है। नेक्स्ट है गला। गला देखेंगे तो गला क्या होता है, स्वर तंतु, मतलब इसमें जो प्राथमिक इसकी जो कार्य होते हैं वो क्या होता है, किसी वस्तु को फेफड़े में प्रवेश करने से रोकना, ठीक है। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होता है, गले में फंसे हुए वस्तु को बाहर निकालता है। जैसे खाने की कोई वस्तु जब कोई खा रहा होता है तो वो उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। सेकेंडरी वर्क जो होता है वाणी के लिए आवाज़ उत्पन्न करना। जीभ जो होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, भोजन को गीला करके अंदर की तरफ धकेलना। लेकिन सेकेंडरी वर्क क्या होता है, ये जो वाणी उत्पन्न करने में उच्चारण को सहायता प्रदान करती है, वो कौन सी चीज़ होती है, टंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टीथ। दांत का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना या काटना। लेकिन सेकंड क्या होता है, भाषण ध्वनि का उच्चारण करना। लिप्स का काम क्या होता है, जो चेहरे को सुंदरता मिलती है वो लिप्स की वजह से मिलती है, ठीक है। यानी कि तरल पदार्थों को चूसना तथा उसको पीने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन सेकेंडरी की बात करें तो उच्चारण करने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। इसी तरीके से तालु, पैलेट जो होता है, भोजन को नाक के छेद में यानी कि नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। ये भोजन को चबाने के लिए जगह प्रदान करता है। और सेकेंडरी होता है, ये तालव्य ध्वनि के उच्चारण में सहायता करता है। नेक्स्ट है ओरल इन नेजल कैविटी। ओरल और नेजल कैविटी के लिए जगह प्रदान करना तथा जीभ को हिलाने और अपना कार्य करने के लिए जगह बनाना, ठीक है। लेकिन इसका जो सेकेंडरी कार्य क्या होता है, आवाज़ ओरल साउंड उत्पन्न करना, ठीक है। ऐसे नेजल कैविटी है, प्राथमिक कार्य है सांस लेने तथा छोड़ने के लिए रास्ता प्रदान करना। लेकिन द्वितीय कार्य क्या है, ये आवाज़ को उत्पन्न करने यानी कि क्वालिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं अगर ये इसमें नहीं समझ में आई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर पूछा है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। तो भाषण निर्माण, ध्वनियों का निर्माण, इसमें ध्वनि उच्चारण आवाज़ों को सही ढंग से बनाना, भाषण की सुगमता, यहाँ पर अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वो उधर गलती से वो हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर है स्पीच डिसऑर्डर, उच्चारण विकार, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे किसी में स्पीच की प्रॉब्लम होती, बोल नहीं पाता है, रुक रुक के बोलता है, ठीक है। या फिर मतलब जैसे हकलाता है, तो ये सारी चीज़ें स्पीच इम्पेयरमेंट में आएंगी। लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जैसे लैंग्वेज को एक्वायर करने में यानी कि लैंग्वेज को ग्रहण करने में दिक्कत होती है और लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। कजेज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कजेज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, तो वही होता है, हियरिंग लॉस होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें मस्तिष्क में चोट आ जाए, सीखने में अक्षमता है, या ओरोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हियरिंग लॉस के कजेज का कारण बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 है जो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड, तो इसमें पूछा है नॉन सेगमेंटल, ठीक है, इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। सेगमेंटल पूछा है aspect of speech, definition of consonant, vowel, diphthong and blends। 2.3 में classification of consonant, place, manner, voicing, classification of vowel, ये 2.4 में पूछा। 2.5 में पूछा सुप्रा सेगमेंटल में इंटोनेशन, स्ट्रेस, पॉजेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन सेगमेंटल। वैसे अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो नॉन सेगमेंटल का मतलब होता है जिन्हें हम बांट नहीं सकते, ठीक है। मतलब ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करती है। जब ये तरंग हमारे कान तक पहुंचती है तो हम इसे ध्वनि के रूप में महसूस करते हैं। ध्वनि की 3 मुख्य गैरखंडीय विशेषताएं। तो अब इसमें सबसे पहली है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। इंटेंसिटी को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में यानी कि डीबी में मापते हैं।
डीबी जो होती है तीव्रता ध्वनि की ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है। क्या करती है? जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो डीबी या इंटेंसिटी दर्शाती है, जिसे हम डीबी में मापते हैं, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही तेज होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पिच। पिच पता है ध्वनि की ऊंचाई या निचाई को दर्शाती है, यानी कि आवाज का तीखापन, जिसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊंची पिच होगी। ठीक है, तो जैसे आवाज का भारी होना, जितना भारी आवाज होती है उतनी ज्यादा लो होती है। ठीक है, जितनी सुरीली या तीखी आवाज होती है उतनी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है क्वालिटी। तो गुणवत्ता ध्वनि के विशिष्ट स्वरूप को दर्शाती, ये बताता है कि ध्वनि किस वस्तु या उपकरण से उत्पन्न हुई है, या जो क्वालिटी है उसकी स्पष्टता क्या है, लोगों को कैसे समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रासेगमेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वोबेल, डिप्टैंग एंड ब्लेंड्स। सॉरी, ये सुप्रासेगमेंटल नहीं है, सॉरी। सेगमेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वोबेल, डिप्टैंग एंड ब्लेंड्स। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन स्वर मार्ग में वायु प्रवाह में पूर्ण या आंशिक रुकावट पैदा करके, मतलब हम ये कह सकते हैं वह वाणी ध्वनि जिसको उत्पन्न करने में बैरियर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये रुकावट जीभ, होंठ, दांत या गले को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण में शामिल है प, ब, ट, ड, फ। ठीक है, ये जितने भी इसमें शब्द लिखे ये सारे शामिल हैं। तो व्यंजन तौर पर एक शब्द के भीतर अक्षरों की शुरुआत, मध्य, अंत को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए रुकना, पीछे, मेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है वोबेल। तो वोबेल जो होते हैं खुले स्वर मार्ग के साथ उत्पन्न भाषण ध्वनियाँ हैं जिससे हवा स्वतंत्र रूप से बहने देती है। वे स्वतंत्र यंत्र के कंपन में आते हैं, मतलब इसको हम आसानी से वैसे स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, जिसमें स्वर आमतौर पर अक्षरों को मूल बनाते हैं, मुख्य तनाव लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बिल्ली, देख, खरीदो। ठीक है, डिप्तांग है द्विस्वर, जिसको एक ही अक्षर के भीतर उच्चारित दो स्वर ध्वनियों का संयोजन होता है। ध्वनि स्वर से दूसरे स्वर में आसानी से ग्लाइड करती है, जैसे वो आई, सिक्का। ठीक है, घर, दिन, शामिल, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ब्लेंड्स, मिश्रण, जिसमें क्या होता है व्यंजन समूह भी कहा जाता है। एक अक्षर के भीतर एक साथ जुड़े दो या दो से अधिक व्यंजन होते हैं, बिना ब्रेक के उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें टीआर जैसे ट्रेन है, उड़ना है, त्वचा है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो आपका है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, प्लेस, मैनर एंड वॉइसिंग। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखें तो सबसे पहले इसमें है उच्चारण का स्थान, मतलब जहाँ से वाणी ध्वनि उच्चारण होती है। ठीक है, या उसका उच्चारण होता है। तो ये वो स्थान को दर्शाता है जहाँ मुख गुहा में संकुचन या रुकावट होती है। इसमें कुछ सामान्य स्थान शामिल हैं, जैसे सबसे पहले ओष्ठीय, होठ या एक साथ आते हैं। उदाहरण के लिए प, ब, मतलब। दूसरा है उभयवर, निचला होठ ऊपरी दांतों को छूता है। उदाहरण के लिए फ और ब। फिर दंत है, जीभ की नोक दांतों को छूती है। उदाहरण के लिए वो। ठीक है, वर्गीय, जीभ की नोक वायुकोष्ठ ऊपरी सामने के दांतों के पीछे उबड़ खाबड़ भाग को छूती है। ठीक है, जैसे ट होता है, ड होता है, स होता है, ज होता है। ठीक है, तालु होती है, जीभ का पिछला भाग तालु नरम तालु को छूता है। उदाहरण के लिए क, ग। ठीक है, कंठ स्वर यंत्र होता है जिसे पूरी तरह बंद हो जाता है जब उच्चारण करते हैं, ह। ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इसमें किस तरीके से उच्चारण हमारा जो अभी हम आर्टिकुलेशन करते हैं वो किस तरीके से, उसका तरीका क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले है स्पर्शी। इसमें वायु प्रवाह देर के लिए पूरी तरह से अवरुद्ध होता है, फिर पीछे छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए प, ब, ट, ड, क, ग। ठीक है, घर्षण होता है, वायु प्रवाह को संकीर्ण उद्घाटन के माध्यम से मजबूर किया जाता है, जिसमें अशांति पैदा होती है। उदाहरण के लिए फ, ब, श, ज। ठीक है, एफ्रिकेट होता है, एक स्टॉप और घर्षण का संयोजन एक संक्षिप्त बंद में बाद घर्षण के साथ होता है, जिसे ट और ड होता है।
ठीक है। फिर होता है नेजल, वायु प्रवाह नाक से गुजरता है, म न वाले शब्द आते हैं। अनुनासिक होता है, वायु प्रवाह आंशिक रूप से बाधित होती है, जिसमें थोड़ी संकीर्णता पैदा होती है। उदाहरण के लिए ल, र और व, ज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्वर हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, प्लेस, मैनर, वॉइसिंग। तो ये दर्शाता है कि स्वर यंत्र जो होते हैं वो कंपन करता है या नहीं जब व्यंजन का उत्पादन होता है। तो सघोष होता है जिसमें स्वर यंत्र कंपन करता है, जैसे ब, ड, ऐसे वाले शब्द। अघोष होता है जिसमें कंपन नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उच्चारण इंसान होता है अग्र स्वर, जब जीभ मुख के सामने के भाग में होती है तो ये स्वर उच्चारित होते हैं, ठीक है, जैसे आई, ई, ठीक है। उसके अलावा मध्य स्वर होता है जब जीभ मुख के मध्य भाग में होती है तो ये उच्चारित स्वर होते हैं। उदाहरण के लिए ये यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। फिर पश्च स्वर होता है जब जीभ के मुख के पीछे के भाग से उच्चारित होती है तो ये स्वर उच्चारित होते हैं, वो यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जीभ की स्थिति, जैसे गोल होती, होठों को गोल या करके जब बोलते हैं तो कौन से शब्द उच्चारण होते हैं, जैसे ओ और यू, ठीक है। जैसे अगोल स्वर होते हैं जब होठों को गोल करके नहीं बोलते, मतलब होठ हम कह सकते हैं, मतलब उनका आकार अलग होता है, गोल नहीं होता, तो ये स्वर उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए आई, ई, ए, ई, ठीक है। स्वर की ऊंचाई देखें तो जीभ की ऊंचाई के आधार पर तो मुख के सबसे ऊपर होती है, ये स्वर उच्चारित होते हैं, आई, यू। मध्य स्वर में जीभ मुख के मध्य स्थिति में होती है तो ये स्वर उच्चारित होते हैं, ई, ओ। निम्न स्वर में जब जीभ मुख में सबसे नीचे होती है तो ये स्वर उच्चारित होते हैं, ए, ठीक है। मात्रा, हास्य स्वर, ये स्वर अपेक्षाकृत कम समय तक उच्चारित होते हैं, अ, ई, उ, ठीक है। दीर्घ स्वर जो होते हैं स्वर ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय तक उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेजल और ओरल है, तो नेजल क्या होता है, नाक से गुजरती हुई हवा, आपको पता है। मौखिक क्या होती है, जब वायु मुख से गुजरती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओबल, बहुत सारे हैं, इसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रा सेगमेंटल, इंटोनेशन, स्ट्रेस और पॉज। इसमें जो लिखा है मैं उस पर नहीं जाऊंगी। सबसे पहले इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो टोन होती है वो चेंज दिखाई देती है ना, मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सुप्रा सेगमेंटल का अगर हम डिफाइन करें तो जो हमारे वाणी ध्वनि को सुंदरता प्रदान करता है वो सेगमेंटल या वो खंडीय क्या कहलाता है, सुप्रा सेगमेंटल। अब इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है, जो हमारी वाणी ध्वनि को मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। स्ट्रेस है, मतलब कितना हम जोर देते हैं शब्दों पे। पॉज है, कहाँ पर रुकना है हमें, ये चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसमें और चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, और आप हम इसको ग्रुप पे डाल देंगे, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट 3 है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, जिसमें सबसे पहला 3.1 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हियरिंग टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्व भाषाई देखेंगे तो जन्म से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है, क्राइंग पीरियड होता है बच्चे का, बैबलिंग होता है 4 से 6, ठीक है, जिसमें बाबा, गागा ऐसी चीज़ें बोलता है। शब्दों की शुरुआत होती है 6 से 12 महीने तक, 6 से 12 महीने तक बच्चे कुछ सरल शब्द शुरू करते हैं, जैसे मामा, पापा, दादा, ठीक है। प्रारंभिक शब्दावली अवस्था 12 से 18 महीने होती है। इसमें जो बच्चे की शब्द भंडार होते हैं उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, 50 शब्द तक पहुंच जाते हैं। वाक्य बोलना शुरू कर देता है बच्चा, जैसे मामा, आना। प्रश्न पूछना, बच्चे सरल प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जैसे कहाँ है, ये क्या है, ठीक है। बहुशब्द वाक्य अवस्था जिसको बोलते हैं 18 से 24 महीने, तो इसमें बच्चे 3 और 4 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे खाना, खेलना, सोना, ठीक है, इनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। प्रारंभिक व्याकरण, बच्चे सरल व्याकरणिक नियमों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
फिर है शब्दावली विस्फोट अवस्था, जिसको 24 से 36 महीने माना जाता है। इसमें 900 शब्द तक पहुंच जाती है इस बच्चे के ऊपर। इसमें बच्चे जो हैं 5 या 6 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, कहानियाँ सुनना शुरू कर देते हैं, सरल कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, निरंतर विकास 36 महीने से। अब इसमें शब्दावली और व्याकरण का विकास जारी रहता है। बच्चे अधिक से अधिक शब्दों और व्याकरण जो ग्रामर की संरचना है उनका उपयोग करने लगते हैं। सॉरी, थोड़ी सी हिंदी वीक है, क्या करूँ। संवाद कौशल में सुधार, बच्चे अधिक प्रभाव ढंग से संवाद करना सीखते हैं, अपने बातचीत को दूसरों की ज़रूरतों और रुचियों के अनुरूप बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है प्री रिक्विजिट फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जैविक पूर्वापेक्षा है, जिसमें मस्तिष्क का विकास होना ज़रूरी है। ठीक है, श्रवण क्षमता होनी ज़रूरी है, वाक्य अंगों का विकास होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्री रिक्विजिट जो है, तो भाषा संपर्क, मतलब लोगों के साथ संपर्क रखना ज़रूरी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के साथ मिलते जुलते हैं उतना ज़्यादा भाषा डेवलप होती है। ठीक है, वातावरण एक ऐसा मिलना चाहिए जो मोटिवेट करे बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा वातावरण, सामाजिक भावनात्मक विकास अच्छे से होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जैसे हेरिडिटी है, बच्चे के अनुवांशिकी भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। सामान्य स्वास्थ्य ज़रूरी होता है। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ, यहाँ पर है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन स्पीच, क्या पूछा है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमने शायद अभी हमने डिफाइन किया, हियरिंग इम्पेयरमेंट का है। तो इसमें सबसे पहले 0 to 12 मंथ, इसमें जो श्रवण दोष वाले बच्चे होते हैं गुरगुराना, बड़बड़ाना, हंसना जैसी शुरुआती ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं 0 से 12 मंथ में। अभिव्यंजनक संकेत की बात करें तो चेहरे के हाव भाव, इशारों और शरीर की भाषा, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। श्रवण जागरूकता, वे तेज आवाज़ या संगीत की प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक शब्द जो होते हैं 12 से 24 महीने। शब्दावली वे कुछ सरल शब्द बोलना शुरू करते हैं जैसे माँ, पिता, बाय बाय 12 से 24 महीने में। अनुकरण में वे दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों की नकल करते हैं। वैसे अगर बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है, इसमें दिख नहीं रहा है, सॉरी। इस वीडियो के लिए थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। सबसे पहले इसमें नेक्स्ट पूछा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीच को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज एट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। अगर सबसे पहले जो जिस एज में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है या नहीं, अगर ज़्यादा अर्ली एज है तो स्पीच डेवलप की जा सकती है, और एज निकल गई काफ़ी तो दिक्कत होती है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस ज़रूरी होता है। एज ऑफ एम्पलीफिकेशन ज़रूरी होता है, मतलब किस एज में एम्पलीफिकेशन, मतलब जो भी श्रवण उपकरण है उसका उपयोग कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ डिवाइस यूज, अगर लगातार वो डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो भी स्पीच अच्छे से डेवलप हो सकती है। टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन, डायरेक्ट थेरेपी, स्कूल बेस्ड थेरेपी होती है तो स्पीच डेवलपमेंट अच्छा होगा। कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स लेवल अच्छी होनी चाहिए स्पीच डेवलपमेंट के लिए। अदर मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 3.5 लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर पूछा है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें मैंने इसलिए कुछ नहीं डाला है, इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है प्री एंड पोस्ट लिंगुअल में, तो सबसे पहले प्री लिंगुअल की अगर हम बात करें तो प्री लिंगुअल का मतलब क्या होता है, भाषा डेवलप होने से पहले का जो लॉस होता है वो प्री लिंगुअल कहलाता है। ठीक है, और भाषा डेवलप होने के बाद का जो लॉस होता है वो पोस्ट लिंगुअल कहलाता है। तो अगर भाषा डेवलप होने के बाद अगर भाषा डेवलप होने से पहले लॉस होता है तो उसको इस
स्पीच सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर बाद में होता है तो उसकी जो भाषा है वो डेवलप हो चुकी होती है, स्पीच डेवलप हो चुकी होती है, तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 जो है स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। सबसे पहले इसमें 4.1 है स्पीच प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन एरर, वॉइस प्रॉब्लम, एरर इन सुप्रा सेगमेंटल। तो सबसे पहले स्पीच प्रॉब्लम देखते हैं, आर्टिकुलेशन एरर। स्पीच प्रॉब्लम मतलब वाणी में समस्याएं क्या क्या होती हैं, तो निम्नलिखित होती हैं। तो सबसे पहले आर्टिकुलेशन देखते हैं, जिसमें सोडा आप डिफाइन कर सकते हो, पीने वाला नहीं, ठीक है। सोडा का मतलब एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, O फॉर ओमिशन, D फॉर डिस्टोर्शन और A फॉर एडिशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, जिसमें एक ध्वनि के बदले दूसरी ध्वनि को बच्चा बदल देता है। जैसे कमल बोलना होता है तो क्या बोलता है, तमल, ठीक है। कमल को तमल या काजल को ताजल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया बच्चे ने, क को त से बदल दिया, ठीक है। छूट जाना, ओमिशन जो होता है उसमें शब्द या नाम का उच्चारण करते समय किसी ध्वनि का छूट जाना ओमिशन कहलाता है। जैसे खरगोश को खगोश बोल दिया, एप्पल को पल बोल दिया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन जब कोई ध्वनि अस्पष्ट होती है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जैसे कामना कमना बोल दिया, दिव्या को दब्या, अनीता को अनित, मतलब ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल समझ में नहीं आती। अतिरिक्त शब्द का जुड़ना, जैसे एडिशन का मतलब उसमें अतिरिक्त शब्द जोड़ देना, तो इसमें एक ध्वनि में किसी एक और ध्वनि का जुड़ जाना अतिरिक्त शब्द का जुड़ना कहलाता है। जैसे स्टेशन को ई स्टेशन बोल दे, ठीक है, पेन को पेन बोल दे, इस तरीके के एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वॉइस प्रॉब्लम। तो वॉइस प्रॉब्लम जो होती है पिच, क्वालिटी और लाउडनेस, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की होती है। पिच में क्या होता है, इसमें पबर फोबिया होता है, जब कोई व्यक्ति स्त्री की फीमेल हाई पिच आवाज़ में बोलने लगता है तो उसे पबर फोबिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पुरुष क्या करता है, अपनी मतलब उसकी जो पिच होती है, पुरुष की जो पिच होती है वो क्या होती है, हाई होती है, सॉरी लो होती है। तो लो पिच को जब हाई पिच में चेंज करता है तो कौन सा फोबिया होता है, पबर फोबिया। एंडोफोबिया होता है जब कोई फीमेल मतलब हाई पिच को लो पिच में बदल देता है, ठीक है, एंड्रोफोबिया कहते हैं। मोनो पिच होता है जब किसी व्यक्ति की आवाज़ किसी प्रकार मतलब जो भी आवाज़ होती है उसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होता है, एक ही लय में बात करता है। नेक्स्ट है पिच तोड़ना, जब किसी व्यक्ति की आवाज़ कभी हाई तो कभी लो हो जाती है या फिर रुक रुक कर आती है, तो उसे पिच ब्रेक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाउडनेस डिसऑर्डर। तो लाउडनेस डिसऑर्डर में 2 हैं। सबसे पहला है इसमें डिसअफेजिया और डिस्फोनिया, ठीक है, जिसमें टू सॉफ्ट और टू लाउड है। टू सॉफ्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बोलता है बच्चा, जब उसकी वाणी बहुत ही ज़्यादा हल्की और धीमी होती है, सुनाई कम नहीं देता है, नहीं देता है, ठीक है। टू लाउड बहुत तेज़ बोलता है। क्वालिटी डिसऑर्डर में देखेंगे हाइपरनेजलिटी, हाइपोनेजलिटी, हार्श वॉइस, ठीक है, ब्रीदी वॉइस। तो इसमें क्या होता है, हाइपोनेजलिटी में जब कोई व्यक्ति ओरल साउंड को नेजल साउंड में बदल देता है, हाइपोनेजलिटी में जब नेजल को ओरल्स में बदल देता है। हार्श मतलब जब गले में खरखराहट की आवाज़ आती है। और यहाँ पर ब्रीदी वॉइस का मतलब क्या है, जब सांस के साथ आवाज़ आती है, ठीक है। 4.2 है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का मतलब है वाणी की बोधगम्यता या सुगम्यता, स्पष्टता या बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पष्टता का क्या मतलब है, ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, वाणी कितनी ज़्यादा स्पष्ट है उसको चेक करते हैं। तो इसमें 6 रेटिंग होती हैं, 0 to 5 होती है, ठीक है। पहली नॉर्मल होती है, नॉर्मल पे एकदम नॉर्मल होता है जिसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। 1 पे होता है, इसमें अंडरस्टैंड करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की स्पीच नॉर्मल नहीं है, मतलब अंडरस्टैंड हो सकता है। और सेकंड पे जो है अंडरस्टैंड विथ लिटिल एफर्ट, मतलब इसमें थोड़ा सा एफर्ट की ज़रूरत होती है स्पीच को समझने के लिए, रिपीट करवाने की ज़रूरत होती है। 3 पे है कैन अंडरस्टैंड विथ कनेक्शन एंड एफर्ट स्पेशली बाय सिंपैथिक लिसनर, मतलब ये मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन अगर लगाएं और थोड़ा एफर्ट लगाएं तो समझ सकते हैं। 4 पे है कैन अंडरस्टैंड विथ डिफ़िकल्टी एंड कंसंट्रेशन, अगर फैमिली मेम्बर हैं तो उनके साथ रह के पता चल सकता है। और 5 पे अगर कंटेंट का पता हो तो
पता चल सकता है। 6 एक और रेटिंग है जो इसमें नहीं हुई है, ठीक है। 6 पे क्या होता है, जो मतलब अगर कंटेंट भी नहीं पता होता है, कंटेंट भी पता होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इसको 3 पैरामीटर पे माप सकते हैं। एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, जैसे पिक्चर को दे दिया, बच्चे अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो उससे भी उसकी स्पीच को माप सकते हैं। बच्चे को कन्वर्सेशन की सहायता से उसकी स्पीच को माप सकते हैं, बातचीत के माध्यम से, ठीक है। या फिर रीडिंग मटेरियल दे दिया कोई पढ़ने के लिए, तो इन 3 चीज़ों के आधार पर हम इस को माप सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ स्पीच। तो इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है, बच्चे व बच्चों के संप्रेषण समस्याओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक स्रोत है। मतलब हम इसमें ये देख सकते हैं कि बच्चे की स्पीच में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें निम्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स से इंटरव्यू ले सकते हैं, खेल व संदर्भों में अभिभावक बच्चे की अंतःक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं, बच्चे से सीधे अंतःक्रिया कर सकते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक जो परीक्षण होते हैं उनका प्रबंध कर सकते हैं, या अन्य कोई व्यावसायिक सूचना द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है 4.4, इवोल्यूशन ऑफ स्पीच इन टर्म्स ऑफ वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड सुप्रासेगमेंटल। तो इनका इवोल्यूशन किस तरीके से करते हैं, ओरल मोटर एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने बच्चे को ओकलाइजेशन करवाया करवा के, ठीक है, इसमें हम एक स्टॉप वॉच रखते हैं और 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगाते हैं, टाइमिंग लगाते हैं और उसमें बच्चे को ओकलाइजेशन करवाते हैं वो कितनी तेज़ कर पाता है। अगर वो बीच में रुक गया तो और मतलब उसकी स्पीच सही नहीं है, और अगर उसने 1 मिनट तक कर लिया तो वाणी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम उसका स्कोर नोट करते हैं। क्लिनिकल इवेल्युएशन, जैसे स्पीच के टेस्ट करवा लिए। ओकल फंक्शन, जो बच्चे के आर्टिकुलेटर है उनकी चेकअप कर सकते हैं कि कटे फटे तो नहीं है, जबड़ा है सही है, लिप्स अच्छे से कटी फटी नहीं है, टंग मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट। फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट में 3 पिक्चर होती हैं, 3 चीज़ होती हैं, मतलब 3 फेज़ होते हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं इनिशियल, मिडिल, फाइनल। जैसे हमें क चेक करना है, क चेक करना है तो क से सबसे पहले क इनिशियल में चेक करेंगे, यानी कि कबूतर पहले आया ना, तो इसमें अगर बच्चा कबूतर को मकूतर बोलता है तो बच्चे में क नहीं है, अगर कबूतर को कबूतर बोलता है तो सही है, ठीक है, करेक्ट है। इसमें सोडा को हम चेक कर सकते हैं, सोडा सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन को। ऐसे ही हम मिडिल का करते हैं, जैसे हमने बच्चे को क चेक कर रहे हैं ना, तो पहले कबूतर, दूसरा मकान करवा लिया। मकान में अगर बच्चे ने सही से बोला तो अगर क बोल रहा है, मकान पकान बोल रहा है, तब भी हम क चेक कर रहे हैं तो क सही है ना। तो इस तरीके से नहीं है तो इनकरेक्ट में जाएगा, या सोडा में से देख लेंगे किस में से जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगर हम लास्ट में फाइनल में चेक करें तो नमक, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनको चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, जिसके बारे में अभी हमने पीछे चर्चा की थी। 0 to 6 रेटिंग स्केल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम चेक करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइलिंग इन स्पीच ऑफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम। तो शिक्षक को हमेशा, प्रोफाइलिंग का मतलब जो बच्चे की प्रोफाइल होती है किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों की प्रोफाइल तैयार करनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों की गंभीरता अलग अलग होती है। उन प्रोफाइल को हर 6 महीने में अपडेट करना चाहिए। जैसे कि ऑडियोग्राम, एडेड, एक तो एडेड का मतलब होता है श्रवण उपकरण लगाकर, और अनएडेड बिना उपकरण के, ठीक है। ऑडिटरी स्किल्स का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कितना सुनता है, उसके सुनने का कौशल क्या है। लैंग्वेज स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, आर्टिकुलेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस मैथड यूज फॉर टीचिंग स्पीच, ऑडिटरी ग्लोबल, मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट, एसोसिएशन फोनियम यूनिट मैथड, क्यूड स्पीच, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो सबसे पहले ऑडिटरी ग्लोबल देखते हैं। ऑडिटरी ग्लोबल जो होता है उसमें क्या होता है, मतलब एक सेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें ऑडिटरी को विकसित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। इसमें फ्लूएल कनेक्टेड स्पीच होती है, जिसमें विकसित होना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है, मतलब इसमें ऑडिटरी ओरल, ऑडिटरी वर्बल, इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी सेंसरी सिलेबल। मल्टी सेंसरी सिलेबल जो है
इसमें मल्टी सेंसरी का मतलब जितने भी ज्ञान इंद्रिय हैं उन सभी का उपयोग करके, ठीक है। तो वाणी को उत्पन्न करने के लिए मल्टी सेंसरी को स्टिमुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाणी के निर्देश के लिए इस लेवल को एक इकाई माना जाता है। इस लेवल के विकास के लिए शिक्षक वाणी के लिए दूसरे प्रतिमान या चरण पर कार्य करता है। जैसे हम VAKT भी इसमें ले सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूड स्पीच। ये एक तरीके का संप्रेषण का तरीका है क्यूड स्पीच, ठीक है। अब इसमें इसके अंतर्गत हाथों के द्वारा 8 आकृतियां बनाई जाती हैं। हाथों को 4 अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। इन आकृतियों को तथा हाथों के स्थान को होठ, गले और गले के ऊपर रखा जाता है। व्यक्ति इन हाथों के द्वारा बनाए गए संदेशों को ग्रहण करता है। इन आकृतियों के साथ होठों की गतिविधियों को ग्रहण करता है। इस तकनीकी के अंतर्गत हाथों की आकृतियों को अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसके साथ होठों की गतिविधियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में क्या होता है, सबसे इसमें जो एक्यूजिशन ऑफ स्पीच लैंग्वेज होती है, मतलब जो स्पीच लैंग्वेज बोलने वाली लैंग्वेज होती है, उस बोलने वाली भाषा और सुनने को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस और ऑडियोलॉजिकल इंटरवेंशन होना ज़रूरी होता है, मतलब बहुत जल्दी निदान होना ज़रूरी होता है, जिससे पता चल जाएगा कि बच्चे का रेजिडिवल हियरिंग क्या है, बची हुई श्रवण क्षमता क्या है, और उसी माध्यम से हम उसको हियरिंग एड दे सकते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट दिला सकते हैं, ठीक है। 1-on-1 थेरेपी करवा सकते हैं। पेरेंट्स एंड केयर गिवर जो भी होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। कौन कौन टारगेट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले न्यूबॉर्न्स बेबी हो सकते हैं, इन्फेंट हो सकते हैं, टोडलर हो सकते हैं और यंग चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू लिंक्स अप्रोच। लिंक्स अप्रोच में है सबसे पहले तो लिंक्स डी जो है इनको 1976 में डेवलप किया गया था, जिसमें अलेक्जेंडर वेल एसोसिएशन फॉर द डेफ जो है वाशिंगटन DCHI बच्चों के भाषण सिखाने के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण है ये, ठीक है। इसमें बच्चा जो भाषण उत्पादन होता है उसकी निगरानी कर सकते हैं और उसकी जो अवशिष्ट क्षमता होती है उसका उपयोग करता है। इसमें ध्वन्यात्मक और ध्वनि विज्ञान स्तर पर भाषण सिखाया जाता है, ठीक है। ध्वन्यात्मक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। इसमें पाठ, श्रवण, ध्वनि भेदभाव विकसित करने के लिए, मतलब जो भी हमें डिस्क्रिमिनेशन सिखाने के लिए इसमें लेसन बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्पीच टीचिंग एंड इसमें है एवरेज एंड लिमिटेशन। तो सबसे पहले पूछा गया इसमें व्यक्तिगत शिक्षण रणनीति। सब इसमें 2 चीज़ें हैं। इंडिविजुअल का मतलब जब हम एक बच्चे को सिखाते हैं कुछ, तो स्पीच टीचिंग में सबसे पहले हमें गोल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। 2 गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ओवरऑल हमें क्या सिखाना, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको हम पार्ट में डिवाइड करके कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत लेवल पे एक बच्चे को सिखाते हैं और समूह शिक्षण की अगर हम बात करें तो 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं जिनको हम सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5.4 एड्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। ऑडिटरी एड्स, स्पीच ट्रेनर, विजुअल एड्स, मिरर एक्सेट्रा, टेक्टाइल एड्स, वाइब्रो, टेक्टाइल एड्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटरी एड्स देखते हैं, मतलब सुनने का उपकरण। तो स्पीच ट्रेनर होता है, एक तरीके का उपकरण होता है जिसके द्वारा स्पीच की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। विजुअल ऐड होता है, जैसे मिरर, शीशा है, आप उसमें क्या कर सकते हो, मॉडलिंग, शेपिंग करवा सकते हो बच्चों को, ठीक है। जैसे आप अपना उच्चारण करते हो वैसे ही आप करते हुए बच्चों को दिखा सकते हो कि पहले खुद वो आपको देखेंगे, फिर उनको मिरर दिखा सकते हो कि आप इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। वाइब्रो टेक्टाइल जो होता है, टेक्टाइल एड्स, इसमें वाइब्रेशन होता है और ये स्पर्श करके सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डॉक्टर स्पीच है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के गेम होते हैं। वॉग्मी और स्पीच व्यूअर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेटिंग ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग। तो रोल ऑफ स्पीच क्या होता है फैमिली का, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल फैमिली का होता है, क्योंकि
पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों को स्पीच सीखने में। तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं स्पीच को बोलने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ओरल का वो देंगे, ठीक है, मौके का एक्सपोजर दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं सीखने के लिए। तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, सामान पे लेबल लगा के रख सकते हैं, प्ले करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये PDF आपके ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगी, आप इसको देख सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर बताएं, और कोई कमी है तो भी बताएं, ठीक है। मुझे बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब भी इतना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।